आम सहमति, एक समर्थन के तौर पर। प्रभुदयाल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? बड़ी कूटनीतिक पहल है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ भारत तमाम वैश्विक मंचों पर, बायलैटरल, मल्टीपोलर मंचों पर हमेशा से बोलता रहा है, लेकिन इस तरह का जो प्रयास, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम नेता भारत की एक बुलंद आवाज के तौर पर तमाम देशों के बीच में मौजूद हैं, संकेत क्या मिल रहे हैं? क्या भविष्य में अगर कुछ होता है तो भारत कोई बड़ा एक तरह से कदम उठाने से पहले पूरे विश्व को बताना चाहता है, साफ करना चाहता है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को पाल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। आपने ये बात बड़ा अच्छी तौर पे कही कि ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन है, इससे एक नेशनल यूनिटी का संदेश जा रहा है और ये संदेश जा रहा है कि आतंकवाद के मामले पर हम सब एकजुट हैं और रहेंगे और इसके विरुद्ध हम करारा जवाब देंगे। देखिए, भारत ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि टेररिज्म के प्रति हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे और ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन है, ये भी दुनिया में हमारा ये संदेश दे रहा है और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि जैसा अक्षय डोंगरे ने कहा, दुनिया के लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान से जो उत्पन्न टेररिज्म है वो भारत को ही नुकसान पहुंचाता है। तो दुनिया को समझना चाहिए कि पाकिस्तान से उत्पन्न होता हुआ टेररिज्म उनको भी नुकसान पहुंचाता है और पहुंचाता रहेगा। देखिए, बहुत से ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं यूरोप में जिनमें पाकिस्तानी लिंक्स पाए जाते हैं। 9/11 के भी जो मास्टरमाइंड्स थे वो पाकिस्तान से कनेक्टेड थे। उसामा बिन लादेन को कहां शरण मिली? वो 5 साल तक पाकिस्तान में एबटाबाद में रह रहा था, नेशनल मिलिट्री एकेडमी से लगभग 1 मील की दूरी पे। तो पाकिस्तान ने हमेशा टेररिस्ट को और टेररिज्म को पनाह दी है और भारत ने अब ये दुनिया तक संकेत पहुंचाया है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है। प्रभुदयाल जी, भारत जिस बात को लगातार कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है, ये बात पाकिस्तान ने खुद भी एक तरह से दुनिया के सामने पेश कर दी है जब उसकी सेना आतंकवादियों के जनाजे में खड़ी दिखाई दी। ऐसे में क्या आपको लगता है अब दूसरी तरफ नैरेटिव बिल्डिंग का ये दूसरा चरण होगा, जब वित्त पोषण आतंकवाद को किस तरह से बंद किया जाए, पाकिस्तान को किस तरह से रोका जाए कि वो आतंकवाद में उस तमाम जो उसे सहूलियतें आर्थिक मिल रही हैं उसका इस्तेमाल ना करे? FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में डालने की जो एक ये बड़ी मांग है, कि आपको लगता है कि अब तमाम देश आगे बढ़ेंगे, IMF अब सोचेगा? देखिए, भारत पूरी तरह से कोशिश करेगा कि FATF की ग्रे लिस्ट में फिर पाकिस्तान आ जाए और जब तक टेररिज्म से पाकिस्तान के कनेक्शंस नहीं टूटते वो ब्लैक लिस्ट में भी जाने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन देखिए, ऐसा है कि बहुत सी पॉलिटिक्स इसमें खेली जाती है। अमेरिका की सहायता से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला था, अभी भी अमेरिका कुछ तरह से पाकिस्तान को जरा प्रोटेक्ट सा कर रहा है और उसको ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड बढ़ाएगा। तो ये इसमें कुछ पॉलिटिकल पॉलिसी ऐसी गंदी आ जाती है सामने, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि रुकावट पड़ती है। IMF ने अभी लोन दिया, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसके बाद 10 मई को पाकिस्तान को IMF ने लोन दिया। क्यों दिया? देखिए, जरूर इसमें अमेरिका का प्रेशर रहा। अमेरिका IMF में बड़ा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और हमने ये बार बार कहा कि पाकिस्तान को जो भी बाहर से पैसा मिलता है वो सिर्फ उसका इस्तेमाल टेररिज्म के लिए होता है, हमारे खिलाफ होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो राज है उनकी आर्मी का है। जो भी पैसा बाहर से पाकिस्तान को मिलता है वो आर्मी खींच लेती है और किस तरह से वो खर्च करती है सबको मालूम है। वो टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं, वहां ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन पे वो खर्चा होता है इनको हथियार देने के लिए और हर तरह से जो बाहर से विदेशी सहायता मिलती है वो भारत के खिलाफ ही फिर इस्तेमाल होती है। तो हमको पूरी कोशिश ये करनी होगी कि चाहे कोई भी इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे IMF, वर्ल्ड बैंक, उनमें से जो सहायता मिले पाकिस्तान को वो बंद हो और उसके अलावा FATF में फिर से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे आए, क्योंकि ये जरूरी है कि देखा जाए कि पाकिस्तान में किस तरह से टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है और उस पर रोक लगाया जाए।
ये जी बहुत आवश्यक कदम है। प्रभुदयाल जी, राजनीतिक सवाल ना पूछते हुए फिर भी मैं आपसे ये पूछूंगी कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में जिस तरह से इस प्रतिनिधिमंडल में कई ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, सुप्रिया सुले, कनिमोझी, ये तमाम चेहरे भारत की एक बड़ी आवाज बन के इन देशों में मौजूद हैं। क्या आपको लगता है जब मनीष तिवारी जैसा कांग्रेस का एक नेता भी इस बात को कहता है कि अमेरिका का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं था, अमेरिका किसी तरह का कोई मीडिएशन नहीं कर रहा था, ये दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच की सिर्फ बातचीत थी, तो ये भी बड़ा संदेश भारत की तरफ से अमेरिका जैसे देशों को भी जाता है? बिल्कुल, ये बहुत अहम संदेश गया है कि भारत ने तो ये स्पष्ट किया कि अमेरिका जो कह रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जैसे उन्होंने मीडिएट करके ये सीज फायर कराया है, बिल्कुल गलत बात है। हमारे जो ये डेलीगेट्स गए हैं, इन्होंने बार बार ये बात स्पष्ट की है। जो पाकिस्तान ने घुटने टेके वो इस वजह से कि हमारे एयरफोर्स ने और हमारी आर्मी ने इतने एक्यूरेट स्ट्राइक्स किए और पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया, तभी वो मजबूर हुआ। नहीं तो पाकिस्तान किसी के कहने पे थोड़ी ना चलता, वो हरकतें करता रहता। तो ये जो अमेरिका की तरफ से बातें हुई, हमारे सब जो पार्लियामेंट्री डेलीगेट्स हैं वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें बिल्कुल सच नहीं है। और अगर पाकिस्तान के साथ हमने सीज फायर किया, वो इस वजह से किया कि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया और रिक्वेस्ट की कि भाई अब ये सीज फायर होना चाहिए। तो एक तरह से जब उन्होंने घुटने टेके तभी हमने सीज फायर एग्री किया। जी प्रभुदयाल जी, हम जहां नेशनल नैरेटिव बनाने की बात करते हैं और आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक भारत की एक सामूहिक एक मजबूत आवाज के तौर पर ये प्रतिनिधिमंडल है, उसमें जब चेहरे स्क्रीन पे आप भी देख रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल में जो तमाम चेहरे उसमें शामिल हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, विजयन पांडा हैं, तो वहीं तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, कई राजनयिक शामिल हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत के भीतर जिस तरह से कुछ राजनीतिक पार्टियां जो एक तस्वीर बाहर पेश करना चाहती हैं, आज उन तमाम नैरेटिव्स को धता बताते हुए भारत की तरफ से एक ही आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद पल रहा है, पनप रहा है, उसे खत्म करने की जरूरत है और अगर कोई और नहीं इसके लिए साथ आएगा तो भारत अकेला कुछ बड़े कदम उठाएगा। यानी कि आने वाले समय के लिए भी ये चेतावनी है पाकिस्तान को भी और तमाम उन देशों को जो पाकिस्तान का समर्थन करते दिखाई देते रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को ये बड़े स्पष्ट तौर पर संदेश चला गया है कि आज वो भारत नहीं है जो 2008 में था कि उन्होंने मुंबई टेरर अटैक किया और उसमें इतने ज्यादा लोगों को मारा, इतने 300 लोगों से ज्यादा इंजर्ड हुए, 170 से ज्यादा हत्या की और हमने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। ये भारत वो नहीं है। भारत आज वो है कि वो मुंहतोड़ जवाब देगा, जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू किया। और जैसा आपने कहा कि जितने ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस गए हैं, इसमें बहुत से ऑपोजिशन की फिगर्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया असदुद्दीन ओवैसी साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, ये सब जो है ये बहुत सरकार के विरोध में समझे जाते हैं। लेकिन जी आपने देखा कि किस तरह से इन सब ने एकजुट होकर पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा की और स्पष्ट तौर पे ये कहा कि वो पूरी तरह से भारत सरकार के साथ खड़े हैं और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये आतंकवाद के खिलाफ है और जब तक ये लड़ाई चलने खत्म नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। तो पाकिस्तान को एक बहुत अहम संदेश गया है हमारे इन डेलीगेशंस के जाने से। प्रभुदयाल जी, इसमें बहुत से ऐसे खाड़ी देश हैं जहां भारत का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। कुवैत के साथ भारत के बहुत पुराने संबंध है आतंकवाद को लेकर। कुवैत की भी बहुत साफ अपनी नीति है आतंकवाद के खिलाफ। ऐसे में क्या आपको लगता है पिछले 11 साल में खाड़ी देशों के साथ भारत के जो संबंध रहे, ये वो खाड़ी देश हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा सहयोग है और सहयोग सिर्फ ऐसा नहीं कि आपसी सहयोग, आर्थिक सहयोग बहुत ज्यादा है, ज़कात के माध्यम से है। तो जब हम ये बात करते हैं कि आतंकवाद के वित्त पोषण की बात करते हैं, IMF जो अनुदान दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो ज़कात जैसी चीजों पे भी बात करने की जरूरत है। क्या उस पैसे का क्या इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कर रहा है या किस मकसद में कर रहा है, इस पर भी खाड़ी देशों को देखने की जरूरत है। तो ये प्रतिनिधिमंडल क्या उन तमाम विषयों पर भी उन खाड़ी के देशों को सोचने के लिए मजबूर करेगा? देखिए, मैं खाड़ी देशों में 7.5 साल तक पोस्टेड रह चुका हूं। 4 साल दुबई में कौंसल जनरल, 3.5 साल कुवैत में एम्बेसडर, और मैंने देखा कि पाकिस्तान को इन देशों से बड़ी सहायता मिलती थी और उन पैसों का पाकिस्तान हमेशा गलत इस्तेमाल करता है। आपने कुछ उदाहरण दिए। अब
इन देशों को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान को पैसा देना किसी काम की बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के जो इंटरनल इकोनॉमी है वो इतनी खराब स्थिति में है, तो ये देश भी पूछ रहे हैं कि भाई हम आपको इतनी माली सहायता देते रहे तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। उनको भी ये लगने लगा है कि इन सब जो सहायता देने का जो पाकिस्तान है नाजायज फायदा उठाता है, पैसों का दुरुपयोग करता है और सब टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब से भी जो असिस्टेंस मिलती थी पाकिस्तान को वो धीरे धीरे कम हो रही है। और देखिए, पाकिस्तान की तो इन सब देशों में इतनी बदनामी हो रही है, ये सब दुनिया के न्यूज़पेपर्स में छपा कि पाकिस्तान से लोग जा जा के इन देशों में सड़कों पे भीख मांगते हैं। तो वहां के लोगों को ये समझ में आता है कि हम तो सहायता देते हैं इकोनॉमिक, और फिर वो लोगों की भलाई में क्यों नहीं खर्चा होती, तो कहाँ जाता है ये पैसा। तो इन सब देशों में पाकिस्तान की जो असली सूरत है वो सामने आ। प्रभुदयाल जी, जिन जिन देशों में ये प्रतिनिधिमंडल इस समय मौजूद है उन देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत के साथ एक बड़ा सहयोग चल रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा क्षेत्र भारत का है जहां भारत लगातार तमाम मंचों पर, इनमें से बहुत से ऐसे देश हैं जिनको सहयोग करने की बात करता रहा है और भारत ये चाहता है कि सभी का विकास हो। तो भारत के पास जो ताकत है उसको साझा करने के लिए, ऐसे में क्या आपको लगता है ये जो प्रतिनिधिमंडल जब इस पूरी यात्रा के बाद वापस आएगा तो एक ये पूरा खाका साफ खिंच गया है कि इन देशों को अगर पाकिस्तान के साथ संबंध निभाने हैं तो इन्हें क्या पाकिस्तान से मिलेगा, और भारत के साथ अगर संबंध निभाने हैं तो आतंकवाद के साथ किसी भी रूप में खड़ा होना कितना घातक इन देशों के लिए हो सकता है। तुर्की और तुर्की जब खड़ा हुआ तो हमने देखा कि किस तरह से भारत ने खुलकर बहिष्कार किया। जी बिल्कुल, देखिए इन सब खाड़ी देशों को ये साफ हो गया है कि भारत के साथ अगर वो अच्छे रिश्ते रखते हैं तो उनके लिए बहुत भला है। लेकिन देखिए, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अहम भूमिका रही है, क्योंकि वो इन सब देशों में जाते रहे। अब यूएई में उन्होंने 7 बार दौरे किए, और उनके पहले कौन गया था यूएई के दौरे पे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उसके बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं, और मोदी जी 7 बार गए। और वहां के जो अबू धाबी के रूलर हैं और जो वहां के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनको भी कई बार भारत के दौरे पे बुलाया। गुजरात में एक बहुत बड़ा ट्रेड फेयर था, उसमें उनको चीफ गेस्ट बना। तो हर तरह से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इन सब देशों को लगने लगा है कि भारत के साथ कोऑपरेशन करने में उनका बहुत फायदा है, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो, चाहे हाई टेक में हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो। इन सब सेक्टर्स में जो भारत की जो भूमिका है बहुत स्पष्ट हो गई है, और कोऑपरेशन करके ये देश क्या फायदा उठा सकते हैं इनको समझ में आने लगा। अब ये भी देखिए कि डिफेंस एरिया में इन खाड़ी देशों के साथ हमारा कोऑपरेशन बहुत बढ़ रहा है, और कई इन देशों के साथ हम बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। इन सब से ये स्पष्ट होता है कि जहां तक सब मसले हैं, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, इन सब में वो समझते हैं कि भारत एक बहुत अच्छा पार्टनर है, और भारत के साथ वो रिश्ते बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, भारत का ये कूटनीतिक प्रहार जो है आतंकवाद के खिलाफ, ये बेहद अहम माना जा रहा है। जिस तरह से 7 प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा कर रहे हैं दुनिया के तमाम देशों में। प्रभुदयाल जी, विभिन्न विषयों पर बात करने के लिए इस प्रतिनिधिमंडल से जुड़े हुए तमाम विषयों पर बहुत बहुत धन्यवाद।